और इस बीच एक अहम खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे सूचना जारी हुई थी और उसी समय ये अधिकृत किया गया था पार्टी की ओर से कि हमारे वरिष्ठ नेता भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न घटक दलों से और हमारे जो यूपीए के पार्टियां हैं उनके नेता उनके साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाते हुए हम आगे बढ़ें। हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने यूपीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की, कुछ के साथ उन्होंने बातचीत की, कुछ के साथ हमने बातचीत की। बातचीत का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सर्वसम्मति पर आने की बात हो नहीं पाई और नामों की चर्चा के बारे में भी कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई। और आज हम जानते हैं कि यूपीए ने अपना राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसलिए आज की बैठक में हम सब लोग जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, सब इस मत के आए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने सभी घटक दलों के साथ बातचीत करते हुए हम राष्ट्रपति चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित करें, क्योंकि यूपीए ने घोषित कर दिया। हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट आए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है तो अच्छा रहता है। लेकिन इस प्रकार का उन्होंने जब कैंडिडेट घोषित कर दिया तो हम लोगों ने आज बैठक में हमारे अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है। इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट की गवर्नर रहीं। तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गई
उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा। यही घोषणा मुझे करनी थी। तो ये भी सब डिटेल्स वर्कआउट होगा, हम लोग उसके दृष्टि से चर्चा करेंगे, लेकिन घोषणा हुई है यह मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस बात की घोषणा करते हुए कि द्रौपदी मुर्मू ये मानते और जानते हुए बोर्ड में उन्होंने बताया कि इस बारे में एक डिटेल डिस्कशन हुआ कि ईस्टर्न पार्ट से, देश के पूर्वी हिस्से से किसी आदिवासी चेहरे को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए, और ये देखते हुए द्रौपदी मुर्मू को हमने अपना कैंडिडेट बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले कोशिश की कि विपक्ष के साथ बात करके हम कोई एक कंसेंसस कैंडिडेट पर राजी हो पाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने अपना कैंडिडेट अब घोषित कर दिया है। तो फिर हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है, इसमें हमने बहुत विस्तृत चर्चा की, और विस्तृत चर्चा करने के बाद करीब उन्होंने बताया कि 20 नामों पर विस्तृत चर्चा हुई, और 20 नामों पर विस्तृत चर्चा होने के बाद ये पाया गया कि देश के पूर्वी इलाके से किसी आदिवासी चेहरे को इस पद के लिए प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। लिहाजा द्रौपदी मुर्मू को हम अपनी तरफ से कैंडिडेट घोषित करते हैं। आमोद राय इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आमोद राय, सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर इनके साथ के वो टॉप 5 नेम्स जो चल रहे थे, राउंड कर रहे थे, जिनके आगे आखिरकार द्रौपदी मुर्मू आई, उसकी चर्चा करें तो किन पर बढ़त बनाकर द्रौपदी मुर्मू आगे आई हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, इस बार बीजेपी ने पहले से ही मन बनाया हुआ था कि इस बार जो राष्ट्रपति बने वो कोई ट्राइबल फेस हो, क्योंकि देश में ट्राइबल फेस अब तक राष्ट्रपति नहीं बना है, ये बीजेपी के मन में था। और इसी क्रम में कई नेताओं के नाम पे चर्चा हुई। हालांकि जैसा कि बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि लगभग 20 नामों पर चर्चा हुई, लेकिन उसमें 3 से 4 ट्राइबल्स नेम पे भी चर्चा हुई, और उसमें अर्जुन मुंडा का भी नाम रहा, उसमें करिया मुंडा का भी नाम रहा, उसमें द्रौपदी मुर्मू का भी नाम रहा। लेकिन फाइनली द्रौपदी मुर्मू के नाम पर सबकी सहमति बनी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू अभी एक तो बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, इसलिए काम करने में एफिशिएंट है। करीब 63-64 साल की उनकी उम्र है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनका बेहतरीन है, और पूर्वी भारत खास करके उड़ीसा से एक रिप्रेजेंटेशन देने की बात इसमें एक मन में कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के रही है, क्योंकि उड़ीसा और ईस्ट जो इंडिया है, जो पूर्वी भारत है, उसका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी दिन से उच्च स्तरीय पदों के लिए नहीं हुआ है। लिहाजा आज द्रौपदी मुर्मू को ये मौका देकर बीजेपी कहीं न कहीं एक साथ कई निशाने साधना चाह रही थी और चाहा है। उसमें एक तो ट्राइबल बेल्ट के लोगों को खुश करने की कोशिश है, दूसरा महिला है, तीसरा पूर्वी भारत का पूरा जो एक बड़ा चंक है उसको भी बीजेपी ने साधा है। मैं आपको बताऊं दिनेश, इसको इस बात से भी समझना चाहिए कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं, बीजेपी उसमें बेहतर स्कोर करना चाहती है। खास करके राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात में चुनाव है, जहां ट्राइबल पॉपुलेशन साइजेबल है, और लगभग 125 ऐसा विधानसभा है जहां पे ट्राइबल जीत हार तय करते हैं, निश्चित तय करते हैं। बीजेपी काफ़ी पहले से तकरीबन 6 महीने से वहाँ पे कैंपेन चला रही है ट्राइबल्स में। पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ट्राइबल वोट परसेंट गिरा था, और ये चिंता का विषय था संघ के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी ट्राइबल वोट पे एकाधिकार या एकाधिपत्य समझती है, क्योंकि ट्राइबल के बीच काफ़ी काम है संघ का और बीजेपी का, और उसका वोट परसेंट पिछले विधानसभा में गिर गया था। 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था इन तीनों ही राज्यों में, तो ये एक चिंता का विषय था, और उसको कैसे बढ़ाया जाए, हमें इस नज़र से भी इसको देखना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि महिलाओं को एक रिप्रेजेंटेशन देने की, तो बीजेपी ने ये भी एक दिखाया कि हम एक समाज के पिछड़े तबके से, दबे हुए तबके से रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, और साथ ही एक महिला रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। लिहाजा एक तीर से कई निशाना बीजेपी ने साधा है दिनेश। और ये देखते हुए जो आप कह रहे हैं कि उनका जन्म जो है वो 20 जून 1958 का है, इस हिसाब से बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है,
दूसरे ये भी कि इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस उनके पास हैं, क्योंकि वो गवर्नर रही हैं झारखंड की, और वो पहली हैं जिन्होंने 5 साल का टर्म वहाँ 2000 के बाद से जब से स्टेट बना वो पूरा किया था। तो ये सब देखते हुए आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को फिटिंग इन ऑल द बिल्स जिसको कहते हैं, वो एक ऐसी कैंडिडेट के तौर पर आई जिसमें हर एक बात लगभग फुलफिल हो रही थी जो भारतीय जनता पार्टी अपने एक प्रत्याशी में चाह रही थी। निश्चित तौर पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा से, देखिए पिछली बार भी राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी का सबसे पहला जो थ्रस्ट एरिया रहता है वो ये रहता है कि व्यक्तित्व जो हो वो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, उसमें बहुत कंट्रोवर्शियल छवि ना हो, किसी मामले में कहीं नाम ना फंसा हुआ हो। एक पहला क्राइटेरिया जरूर रहता है, वो चाहे राष्ट्रपति कोविंद की बात करें या अभी इनकी बात करें, मुर्मू की बात करें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये भी मन में था। दूसरी बात कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन एक ऊंचे पद पे जरूर जाए। इससे पहले जो महिला राष्ट्रपति रही हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र के से आती थी और महिला रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन बीजेपी ने उसमें भी थोड़ी डिगिंग की है, थोड़ा उसके और अंदर गई है और जाकर ट्राइबल महिला को बनाने की कोशिश, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश के तहत इसको हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश।